सो हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि पीएसएफ ने अभी एक और नोटिस जारी कर दिया गया है हेड कांस्टेबल का, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक का। ठीक है ना। अभी लास्ट जो वैकेंसी आई थी रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक की 6 महीने पहले, वो अभी कंप्लीट कर दी गई है। उसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है। तो उसी के साथ फिर नई वैकेंसी भी आ गई है। तो हम क्या स्टार्ट करते हैं उसके बारे में। ठीक है, ये कौन सी वैकेंसी है? पीएसएफ हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक। ठीक है, 2023 की वैकेंसी जो भी एक 2022 में आई थी, जो कंप्लीट हो चुकी है, सितंबर के करीब आई थी वो। ठीक है ना, उसका फाइनल डेट आ चुका है। तो जो अब की बार जो वैकेंसी है उसकी टोटल पोस्ट कितनी पे आई है? वो 247 पोस्ट पे आई है। ठीक है, जिसमें SC RO जो हेड कांस्टेबल RO की जो रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी है वो 217 पोस्ट है, और SC RM जो रेडियो मैकेनिक की है वो 30 पोस्ट पे आई है। ठीक है, और आपकी जो अप्लाई डेट है वो आपकी स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी, 22 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है अप्लाई डेट, और 12 मई तक ये भरी जाएगी। ठीक है ना, तो अब जल्दी से आगे भर दीजिए। और अगर बात करें हम इसकी फी की, ठीक है, अगर हम इसकी फी की बात करें तो जनरल OBC EWS की कितनी रखी गई है? इसमें 100 रुपीज रखी गई है। ठीक है, और प्लस जो टैक्सेस कटते हैं 47.5 रुपीज, वो एक्स्ट्रा नोटिफिकेशन लिखा हुआ है वो भी कटेंगे। ठीक है, आप देख लीजिएगा उसका। और अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट हमारी कितनी रखी गई है? 18 से 25 साल जनरल कैटेगरी की है। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो, जनरल कैटेगरी में आते हो, तो आपकी उम्र 18 से 25 साल तक होनी चाहिए। ठीक है, ये डेट ऑफ बर्थ है जो आप लाइक करनी चाहिए आपकी 12 मई 1998 से 12 मई 2005, इसके बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आ रही है तो आप ये फॉर्म एलिजिबल हो भरने के लिए। अगर आप SC या ST से बिलोंग करते हो तो आपके 18 से 30 साल होनी चाहिए, आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है इसमें। आपके 12 मई 1993 से 2005 तक होनी चाहिए। और अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 1995 से 2005 के बीच में आपके एज लिमिट लाइक करनी चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें सैलरी की तो भाई अच्छी सैलरी है, लेवल 4 का ग्रेड पैकेज है। ठीक है ना, 25,500 से 81,000 तक आपके बीच में काफी अच्छी बन जाती है। क्वालिफिकेशन की बात करें, सबसे बढ़िया बात तो क्वालिफिकेशन क्या है इसकी कि इसमें ना 12th क्लास प्लस PCM मांगी गई है। अगर आपने 12th कर रखी है साइंस से और आपके पास PCM है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और तीनों में मिलाकर एग्रीगेट आपके 60% मार्क्स बैठ रहे हैं केवल PCM के अंदर, यानी कि ओवरऑल केवल PCM में, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। या फिर अगर आपने साइंस ऐड नहीं कर रखी, आप PCM नहीं है, तो अगर आपके पास लास्ट टाइम था आपने ITI कर रखी है, तो आप फिर भी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। क्योंकि इसमें लिख रखा है कि अगर आपने ये ITI कर रखी हो या फिर आपने PCM कर रखी हो, 60% मार्क्स एग्रीगेट मिला के, यानी कि आपको हर सब्जेक्ट में 50% चाहिए तो 60% चाहिए, ऐसा नहीं है। आपके एग्रीगेट 60% मार्क्स होने चाहिए तीनों सब्जेक्ट को मिला के। ठीक है ना, तो ये आपकी क्वालिफिकेशन थी। उसके बाद अगर हम बात की सिलेक्शन प्रोसेस की, तो भाई सिलेक्शन प्रोसेस से काफी अच्छा है। ठीक है ना, सबसे पहले क्या है, आपका रिटर्न टेस्ट होता है। और रिटर्न टेस्ट कैसे होता है? आपका OMR बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कोई नहीं इसके अंदर, सीधा OMR बेस्ड टेस्ट है। ठीक है ना, आपको जाना है, फटाफट सेंटर पे जाकर OMR शीट में जाएगी, उसको भर देना है। क्लियर है। उसके बाद क्या, OMR टेस्ट के बाद आपका क्या होता है? PST और PET होता है। ठीक है ना, फिजिकल आपके बाद फिजिकल के साथ साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद डिक्टेशन टेस्ट होगा। ये तीनों जो होते हैं ना, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल वेरिफिकेशन टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डिक्टेशन टेस्ट, ये आपके एक ही दिन करवाए जाएंगे तीनों चीज। ठीक है ना, ये नहीं कि आपका PST PET पहले करा दिया BD बाद में कराएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये तीनों टाइम एक ही दिन कराए जाते हैं। पहले आपका PST होता है, उसके बाद आपका DV होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डिक्टेशन होता है। उसके बाद क्या होता है आपका थर्ड मेडिकल होता है, ये फाइनल में होती है। उसके बाद आपके फाइनल मेरिट आती है। ठीक है, जो अभी अभी आई है, आप देख सकते हैं वेबसाइट सरकारी रेट पे फाइनल मेरिट आ चुकी है उसकी फाइनल की। अगर हम बात करें एग्जाम डेट की, तो भाई एग्जाम डेट क्या है? पिछली बार क्या हुआ था जब वैकेंसी आई थी, तो BSF वाले ने क्या करा था कि नोटिफिकेशन ने पहले ही जारी कर दिया था कि एग्जाम कब होगा, फिजिकल की डेट क्या है, मेडिकल की डेट क्या है। लेकिन इसमें क्या करा है, इसमें इन्होंने खाली एग्जाम डेट के बारे में मेंशन कर रखा है कि आपका एग्जाम कब है। ठीक है ना, लेकिन फिजिकल भी आप ये मान चलो कि महीने भर का टाइम मिलता है, एक नहीं ज्यादा क्या मिलेगा, क्योंकि प्रोसेस काफी फास्ट है इसका। जब कोई वैकेंसी 6 महीने में कंप्लीट हो गई है, फाइनल डेट आ गया, तो इसका भी ऐसे करेंगे। ठीक है ना, तो आपका एग्जाम कब है? तो भाई तैयारी स्टार्ट कर दो बिल्कुल अभी से ही, ये नहीं कि बाद में आप फॉर्म भरो उसके बाद स्टार्ट करो, तो ऐसे कुछ नहीं, अभी से स्टार्ट करनी है आपने। 4 जून को एग्जाम है इसका, 4 जून 2023 को संडे को एग्जाम पड़ रहा है। और एक बात और है कि अगर आपने RO और RM आप दोनों का अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने RO का अप्लाई करो, RM का अप्लाई करा है, तो RO की जो डेट होगी आपकी 4 जून होगी, और टाइम होगा 10 बजे से लेकर 12 बजे, 2 घंटे का टेस्ट होता है। ठीक है ना, तो 10 से लेकर 12 बजे तक आपका एग्जाम हो गए। और RM का
उसी दिन होगा, ये नहीं कि आराम का अगले दिन पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आराम का भी आपका रेडियो मैकेनिक का 3 बजे स्टार्ट होगा, 3 से 5 तक आपका एग्जाम होगा, ठीक है ना। और जरूरी नहीं है कि दोनों जो एक ही सेंटर पे जाए, क्योंकि जब मैंने भी एग्जाम दिया था लास्ट टाइम, जब वैकेंसी आई थी उसमें मैं लास्ट तक पहुंचा था मैं, लेकिन फिर कुछ दिक्कत आ गई मेरे को मेडिकल में, तो इसलिए मैं वहाँ मेडिकल आउट हो गया, ठीक है ना। तो जब मैंने मेरा एग्जाम था तो मेरा भी रेडियो ऑपरेटर का था और दिल्ली में ही पढ़ा था, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं तो दिल्ली से पढ़ा था मैंने। तो रेडियो ऑपरेटर का मेरा विकासपुरी पड़ गया था, लेकिन जो रेडियो मैकेनिक था वो काफी दूर पड़ गया था उसके बाद। तो क्योंकि बीच में गैप, थोड़ा बहुत गैप है, तो आप जा सकते हो, ऐसे इतना वो भी नहीं है कि दिक्कत हो आपको। दोनों का सेंटर अलग अलग जगह पड़ता है, एक ही दिन होता है, एक ही सेंटर अलग अलग सेंटर पे पड़ता है, तो आप थोड़ा मैच करना पड़ेगा आपको, है ना, टाइमिंग के हिसाब से। उसके बाद ये तो हमारा रिटर्न टेस्ट हो गया, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस हो गया क्या क्या पूरा। उसके बाद आता है आपका सिलेबस। जो सिलेबस क्या है, अगर हम बस सिलेबस की बात करें तो इसका सिलेबस थोड़ा अलग है, ठीक है ना। जैसा आप जानते हो कि अभी जो टेक्निकल वैकेंसीज होती है, जैसे कि एयरफोर्स हो गई, XY की, है ना, तो इनमें क्या पूछी आती है, 11th 12th की मैथ पूछी आती है, 11th 12th की साइंस पूछी आती है, फिजिक्स केमिस्ट्री, है ना। तो ऐसे ही इसमें भी है। तो इसका जो सिलेबस है वो 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि पहला पोर्शन तो फिजिक्स का आता है, वैसे सबसे ज्यादा वेटेज जो लेती है वो फिजिक्स लेती है। इसमें 40 क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स के, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, और टोटल नंबर कितने लेंगे, 80 मार्क्स का, ठीक है ना। मतलब केवल इकलौती फिजिक्स है जो सबसे ज्यादा वेटेज रखी है, इसमें 80 मार्क्स का वेटेज रखी है सबसे ज्यादा। तो आपको सबसे ज्यादा मैथ फिजिक्स में करनी है, ठीक है ना। काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये नहीं कि इतना हार्ड पड़ जाएगा। अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, इसमें हर एक टॉपिक पढ़ रखा है आपने, तो आप आराम से क्लियर कर दोगे, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद आती है आपकी मैथ्स। तो भाई मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स आपके 11th 12th की पूछी जाती है पूरी, ठीक है ना। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब कैलकुलस, वेक्टर जितने भी आपके ये सब पूछ जाएंगे, ठीक है ना। सेट थ्योरी हो गई, ये सब पूछी आती है। तो आपने मैथ्स में अच्छे से करके डाली है। केमिस्ट्री जाके 11th 12th की पूछी आती है, ठीक है ना। इतना डीपली पूछा जाएगा, इतने ऊपर से पूछा, मतलब आपको कंसेप्ट थोड़ा क्लियर होना चाहिए इसमें। और रही बात इंग्लिश जीके की, तो भाई इंग्लिश जीके तो 10 क्वेश्चन आते हैं, बेसिक होती है इंग्लिश, ज्यादा हार्ड लेवल की नहीं होती। आपके वोकैबुलरी आपको आनी चाहिए और आपके थोड़े ग्रामर की होनी चाहिए, और जीके भी नॉर्मल पूछी आती है, ठीक है ना। तो आपका सिलेबस हो गया, ठीक है। ये सब 20 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं, केमिस्ट्री के आते हैं। 20 क्वेश्चन में क्या नाम है, जीएस इंग्लिश जीके को मिला के आते हैं, ये भी 40 मार्क्स के होते हैं, ये भी 40 मार्क्स का होता है। और मैथ्स के 20 क्वेश्चन होते हैं, ये भी 40 मार्क्स कैरी करते हैं, ठीक है ना। तो टोटल कितने हुए आपके, 200 मार्क्स हो गए, 100 क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना। और अगर हम बात करें पिछली बार का पेपर जो था, क्योंकि देखो जब पिछली बार जब मैंने पेपर दिया था तो क्या हुआ था, जब आरओ का पेपर दिया था तो आरओ में क्या हुआ था कि कुछ क्वेश्चन जो मैथ का पोर्शन था, तो मैथ में क्या आता है, फिजिक्स तो अच्छी खासी आई थी, मतलब इतनी हार्ड भी नहीं थी, इतनी इजी भी नहीं थी, मतलब मॉडरेट लेवल था फिजिक्स का। लेकिन मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथ में कुछ ऐसा देखना जाता कि जैसे कुछ क्वेश्चन अर्थमेटिक के भी आ गए थे, दे रखे थे उन्होंने, और ये नहीं कि मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन थे, अर्थमेटिक के थे, कुछ एक दो एडवांस के दे दिए थे। और इसके क्या नाम 11th 12th का पोर्शन पूछ रखा था, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन वगैरह पूछ रखा था इसमें काफी अच्छा। ऐसे ही केमिस्ट्री में भी था, मतलब अच्छा खासा सिलेबस दे रखा था, अच्छे क्वेश्चन थे, क्लियर है। तो ये आपका पूरा सिलेबस हो गया, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका पीएचटी और पीटी। अब मान लिया आपने फर्स्ट स्टेज क्लियर कर लिया, आपका रिटर्न एग्जाम क्लियर हो गया, ठीक है। रिटर्न की कट ऑफ इतनी हाई फाइन जाती, रिटर्न की जाती, फाइन काफी हाई जाती है अगर रिटर्न की बात करें, रिटर्न का अच्छी मतलब ज्यादा कट ऑफ हाई जाती है, क्योंकि नोटिफिकेशन दे रखा है, तो आपके 38% मार्क्स होने चाहिए अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो। क्योंकि लास्ट टाइम तो कट ऑफ जनरल गई थी 94 कुछ गई थी ऐसे करके जनरल की, ठीक है ना। और इस सबसे कम ईडब्ल्यूएस की गई थी, मेरे ख्याल 73 कुछ ऐसे कट ऑफ थी ईडब्ल्यूएस की, मुझे याद नहीं है ईडब्ल्यूएस की। मैं कोई जनरल से बिलोंग करता हूँ तो मुझे जनरल की याद है 94 कुछ गई थी कट ऑफ, मेरे मार्क्स तो काफी ज्यादा थे उससे। तो उसके बाद क्या हुआ कि आपका जब कट ऑफ आ गई, कट ऑफ के बाद आपका भाई 1 महीने का टाइम मिलता है। तो अगर आप पेपर दे के आ रहे हो तो आप वेट मत करो कि लेट आएगा, मतलब रनिंग स्टार्ट करूंगा, क्योंकि भाई रनिंग अच्छी मतलब इतनी आसान भी नहीं है, इतनी हार्ड भी नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि आप जानते हो रनिंग कितनी है इसमें, 1600 मीटर रनिंग होती है 6.5 मिनट में, क्लियर है। अगर हम बात करें मेल कैटेगरी, मेल की जनरल कैटेगरी बात करें, ठीक है, तो हाइट हमारी कितनी मांगी जाती है, जनरल ओबीसी और एसटी की जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर मांगी गई है, और एसटी की बात करें तो 162.5 सेंटीमीटर की बात मांगी गई है। और वही फीमेल की में बात करें तो जनरल ओबीसी और एसटी के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है, और एसटी के लिए 154 सेंटीमीटर हाइट गई है फीमेल ने। अगर हम बात करें चेस्ट में, तो चेस्ट में मेल में कितने 80 से 85 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, ठीक है ना। और आपके अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो और एसटी से बिलोंग करते हो तो आपके 76 से 81 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करें रनिंग की, तो भाई रनिंग देखो 1600 मीटर है 6.5 मिनट में, और फीमेल के लिए 800 मीटर है 4 मिनट में, ठीक है।
केवल रनिंग ही नहीं होती इसमें, तो रनिंग के बाद क्या होता है, प्रोसेस होता है लॉन्ग जंप, हाई जंप का। तो अगर हम लॉन्ग जंप की बात करें तो भाई लॉन्ग जंप जो होती है वो मेल के लिए बात करें तो 11 फीट के लॉन्ग जंप लगवाते हैं आपसे, ठीक है ना। वो आपको 3 चांस मिलते हैं, ये नहीं कि आपको फर्स्ट चांस में अगर आपसे नहीं लगी तो आपको भगा देंगे, वो ऐसा कुछ नहीं है। आपको 3 चांस प्रॉपर मिलेंगे, आपका पूरा मतलब कोऑपरेटिव स्टाफ को पूरा गाइड करते हैं अच्छे से को, ठीक है ना, कैसे आपको करनी है। तो आपको 3 चांस मिलते हैं, तो आप 3 चांस में आप 11 फीट के आसानी से पूछ जाओगे। मैंने फर्स्ट चांस हमारी थी जबकि मेरे पैर में इंजरी हुई पड़ी थी, क्योंकि जब मैं प्रैक्टिस करता था पार्क में तो हो गई थोड़ी बहुत, तो लेकिन बाद में फिर मैंने छोड़ दी, कम से कम 10-15 नहीं मारे, फिर फिजिकल लगा के मारी थी मैंने तो, और फर्स्ट चांस से मैंने मारी थी, मुझे दिक्कत नहीं आई ना लॉन्ग जंप में ना हाई जंप में रनिंग में, ठीक है। तो आप भी आराम से मार दोगे, ऐसे कोई बड़ी नहीं, 11 फीट थोड़ी ज्यादा दूर नहीं होती। तो इसके बाद आती है 9 फीट आती है गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए कितनी है, मेल के लिए 11 फीट के लिए, और जो फीमेल कैटेगरी है उसमें 9 फीट में आती है 3 चांस, ठीक है, इनको 3 चांस मिलते हैं। ऐसे इसके हाई जंप आती है, हाई जंप के 3.5 फीट होती है, ज्यादा ऊपर नहीं होती, आराम से अगर आप भी मार दोगे 3.5 फीट, तो 3.5 फीट है, 3 चांस के अंदर मारनी है आपने। ऐसे फीमेल के लिए 3.5 फीट है, फीमेल के लिए 3 चांस से मारनी है, ठीक है ना। तो ये आपका पीएसटी और पीटी हो गया, क्लियर है। इसके बाद यही नहीं है, जब आपने कर लेते हैं लॉन्ग जंप हाई जंप, उसके बाद आपको फाइनल टेस्ट होता है, वो आपका डिक्टेशन टेस्ट होता है। मैं आपको बताऊंगा अभी पूरा रिव्यू दूंगा अपना कि कैसे कैसे मैंने पूरा क्वालिफाई करा, कैसे मैंने फिजिकल क्वालिफाई करा, कैसे रिटन क्वालिफाई करा, कैसे मेडिकल तक लास्ट तक पहुंचा, आपको सब बताऊंगा अपने बारे में। अभी बात करें हम कि नेगेटिव मार्किंग के बारे में, तो नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, 1/8 होती है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, ठीक है ना। तो 1/8 नेगेटिव मार्किंग बहुत ही मतलब रेयरली है, ना के बराबर ही है। तो आप डरना नहीं बिल्कुल भी कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया तो आपने अटेम्प्ट नहीं करा, अटेम्प्ट करके आना अच्छे से, ठीक है ना। 1/8 के ना के बराबर ही मानो आप, इतनी ज्यादा नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, ठीक है भाई। तो ये पूरा प्रोसीजर था आपका, सिलेक्शन प्रोसेस में बता दिया, सिलेबस बता दिया, पीएचडी पीटी के बारे में बता दिया, ठीक है ना। ये आपकी डेट से कुछ आपने याद रखनी है। अब मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो भाई मैंने भी जब ये वैकेंसी आई थी RORM की, तो मैंने ये फॉर्म भरा था। तो जब मेरे रिटर्न क्वालिफाई हुआ मेरा, ठीक है, तो रिटर्न में मेरे कुछ ऐसी 150+ मार्क्स थे, ऐसे बन रहे थे। उसके बाद कैटेगरी जनरल थी मेरी। फिर जब मेरा फिजिकल हुआ तो फिजिकल में क्या हुआ था कि जब हमारी डेट आई, हमें 1 महीने का टाइम दिया था हमें, तो क्योंकि मैंने तो जेल की तैयारी जब रिटर्न देके आया तभी समझ गया था कि मतलब तभी थोड़ा दिन तक लग जाता था कि हाँ तुम एग्जाम तुम्हारा अच्छा गया है तो तैयारी स्टार्ट कर दो। तो मैंने तो मतलब रिटर्न देके आया तो मैंने अपना फिजिकल स्टार्ट कर दिया था मैंने तो, क्योंकि स्टार्टिंग में तो काफ़ी दिक्कत हुई रनिंग में, क्योंकि काफ़ी मैंने छोड़ रखे थे, काफ़ी टाइम से करी नहीं थी मैंने। फिर जब स्टार्ट करी तो धीरे धीरे रनिंग मेरी आ गई, फिर लॉन्ग जंप हाई जंप की प्रैक्टिस करी वो भी आ गई। फिर जब फिजिकल आया, फिजिकल में उन्होंने क्या करा, एडमिट कार्ड आ गया था हमारा फिजिकल का, ठीक है ना। उसके बाद हमारी रिपोर्टिंग हुई 7 बजे सुबह। 7 बजे जब हम गए फिजिकल देने, तो हम तो ये सोच रहे थे कि मतलब वो सुबह सुबह ही पहले रनिंग कराएंगे फिर सारा प्रोसेस कराएंगे, लेकिन उन्होंने PSF का उल्टा काम कर दिया, बहुत तेज निकली PSF। उन्होंने पूरे 4 बाजी खेल दी हमारे साथ। उन्होंने क्या करा कि रनिंग कराई लास्ट में, स्टार्टिंग में उन्होंने क्या करा, क्योंकि भाई देखो क्या होता है कि सबसे पहले उनको बच्चे छाड़ने होते हैं, क्योंकि इसमें आप जानते हैं कि BSF ने जब रिटर्न एग्जाम जिसने क्वालिफाई 20 टाइम्स से कैंडिडेट को पास करा था फिजिकल के लिए, ठीक है ना। तो उसके बाद जब फिजिकल हुआ, हमारी सुबह सुबह रिपोर्टिंग हो गई 7 बजे, तो हमारे में क्या करा, अंदर ले आके हमने रोल नंबर से हमने एंट्री कर ली एडमिट कार्ड से और एक ID दिखा के। फिर उन्होंने क्या करा कि हमें ग्राउंड में ले गए, वो बिठा के ग्राउंड में लेकर बैठा दिया और हमको रोल नंबर वाइज हम उन्होंने बांट दिया, कम से कम 15-15 की एक लाइन बना दी उन्होंने, 15-15 कैंडिडेट की, ठीक है, रोल नंबर वाइज। और पूरा मतलब ग्राउंड भर गया था, क्योंकि हम जो जिसमें हम बैठे थे वो करीब 90-100 ऐसे कुछ कैंडिडेट थे वहाँ पे, तो काफ़ी मतलब ज़्यादा थे। तो उन्होंने ऐसी लाइन में बिठा दिया, रोल नंबर पर बिठा दिया, फिर एक एक करके उन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करे। और हमें डॉक्यूमेंट वेरीफाई में एक चीज़ ध्यान रखने की जरूरत यह है कि जरूरी नहीं कि आपके सारे डॉक्यूमेंट ले जाए, मेन आपका क्या होना चाहिए, आपके पास आपका 10th का मार्कशीट होनी चाहिए, 12th का मार्कशीट होनी चाहिए, आपका कुछ फोटो होनी चाहिए और आपका ID होनी चाहिए, आधार कार्ड हो चाहे आपके वोटर ID कार्ड हो, ये सब होनी चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं मांगते। कभी आप डोमेस अगर आप मान लो डोमेस आपका नहीं है या फिर लाइसेंस नहीं है तो आप फिजिकल ना जो डर के मारे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें मांगते हैं, एक दो चीज़ें, ठीक है। फिर हमारे उन्होंने एक एक डॉक्यूमेंट वेरीफाई करे, स्टार्ट सबसे पहले उन्होंने डॉक्यूमेंट ही वेरीफाई करे, क्योंकि वो जानते हैं सबसे ज़्यादा बच्चा डॉक्यूमेंट में बाहर होंगे। क्योंकि ऐसा इसलिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि आपने देखा कि PCM में से 60% मांगेगा था, और आप यकीन मानो कई सारे कैंडिडेट तो ऐसे थे जिनकी 60% बन ही नहीं रहते, लेकिन तब भी वो एग्जाम रिटर्न क्वालिफाई वो एक्सपीरियंस के लिए ऐसे देने आ गए, ये लोग फिजिकल देने चलते हैं। उन्हें क्या पता, वो सोचते थे रनिंग दूंगा बाद में, ये लास्ट का प्रोसेस होता है। तो उन्होंने पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके उनको भगा दिया बाहर कि आपके 60% मार्क्स नहीं बन रहे तो आप जाओ बाहर, आपकी जरूरत नहीं है। तो आप ध्यान रखो इस बात का कि अगर आपके 60% बन रहे हैं तो ही आप एग्जाम में जाओ,
तो कोई फायदा नहीं होगा, आपको स्टार्टिंग में बढ़ा देंगे, वो निकाल देंगे वहां से, ठीक है ना। फिर उन्हें हमारे एक करके डॉक्यूमेंट वेरीफाई, क्योंकि हम 100 तक थे, 100 से ज्यादा थे, तो काफी टाइम लग गया हमें डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने में, ठीक है ना। उन्हें एक एक कैंडिडेट का अच्छे से मतलब पूरा डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं, उनके मार्क्स चेक कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, फिर देख रहे हैं कितनी परसेंटेज बैटरी थी सब्जेक्ट में, एग्रीगेट मिला 60% बैटरी की नहीं बैटरी, ठीक है ना। सबका वो चेक करे, एक करके चेक कर रहे। उसके बाद जब सारा चेकअप हो गया, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया एक करके, उसके बाद वो भेज रहे हमको मेजरमेंट के लिए, हाइट वेट चेस्ट, ठीक है ना। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कर रहे हैं हमारा, हाइट वेट टेस्ट कर रहे। तो और इसमें भी बहुत ही आराम से हो जा रहा, क्योंकि क्या होता है कि कई बार किसी का कोई ओवरवेट होता है, कोई है ना, कोई अंडरवेट होता है, तो उसमें वेट में तो कोई बाहर नहीं उड़ता है नहीं, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आप ओवरवेट हो या अंडरवेट हो तो आपको 5-6 kg का रिलैक्सेशन मिल जाता था। अगर आपका 5 किलो ज्यादा हो या 5 किलो कम हो तो आप सही कर सकते हो। वेट में कोई बाहर नहीं हुआ, क्योंकि पता है कि वेट तो जैसे मेडिकल में जाएगा होता है ज्यादा, तो उसका तक तो अपना मेंटेन कर ही लेते हैं। तो उन्हें वेट में कुछ नहीं का निकाला नहीं। लेकिन हाँ एक चीज हो रही, क्योंकि जब हमारा चेक कर रहे थे, क्योंकि इसमें ना एक्सपेंशन मांगा गया है, क्योंकि मान लो आपकी चेस्ट 80 सेंटीमीटर आती है, तो आपको 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन चाहिए होता है, जो कि यकीन मानो कई ऐसे कैंडिडेट थे जो मतलब अच्छा खासा वेट लेकर बैठे थे, अपनी हाइट के अकॉर्डिंग ही जितने कि उससे उनके चेस्ट नहीं खुली थी, वो 2-3 सेंटीमीटर अपनी चेस्ट खुला नहीं पाते थे। वो अलग बात है, बीएसएफ कैंडिडेट का जो ऑफिसर थे वहाँ पे उन्हें काफी कोऑपरेट करा, उनसे पुशअप्स लगवाई, सब लगवाई, उन्हें मतलब काफी सपोर्ट किया, लेकिन तब भी इतना सपोर्ट करने के बाद भी वो अपनी चेस्ट नहीं खुला पाए। तो कई मतलब चेस्ट में भी काफी कैंडिडेट बाहर हुए, इसलिए आप पहले ही प्रैक्टिस करके जाना कि आप चेस्ट आपको किस तरीके से फुलानी है। फिर जब मेरा नंबर आया, मेरे को तो पता था कैसे फुलानी होगी, मैं इससे पहले कई फिजिकल दे चुका हूँ। तो फिर जब मैंने फुलाई तो मेरी तो 5 सेंटीमीटर मांगी, तो मैंने आराम से 11 सेंटीमीटर का चेस्ट में आराम से एक बार फुलाई थी मैंने, ठीक है ना। फिर मेरा वेट चेक करा, वेट मेरा मेंटेन था, चेस्ट भी मैं पूरा मेंटेन करके गया था अपना, हाइट वेट चेस्ट, हाइट लीप आपका हाइट के अकॉर्डिंग वेट होना चाहिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद जब आपका पूरे मेजरमेंट हो गया है, फिर जब ये करते करते आप ये मानो हमें शाम हो गई थी, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरीफाई में इतना टाइम लग गया। फिर उन्होंने क्या करा, हमें एक फॉर्म भी भरवाया था स्टार्टिंग में, जब हमारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहे थे उससे पहले हमें बहुत सारे फॉर्म दिए थे, क्योंकि ऐसा होता है ना कि हमारी एक फाइल बनती है हमारे नाम की, उसमें क्या होता है कि हमारे जितनी हमारी फोटो कॉपीज होती है, आप जो फोटो कॉपीज लेके जाते हो अपने डॉक्यूमेंट्स की, तो उसमें आपको अटैच होती है, प्लस उसके कुछ फॉर्म्स होती है, वाले फॉर्म देते हैं हमें भरने के लिए, वो फॉर्म उसमें अटैच होते हैं, वो फाइल तक हमारे साथ रहते हैं मेडिकल तक, और फाइल हमारे नाम की चलती है वो, ये है ना। और एक चीज हो रही है कि जब आप जाओगे डॉक्यूमेंट अपने देने वहाँ पे फिजिकल, तो भाई एक चीज ध्यान रखना, वो BSF वाले हैं, मारते होते हैं, पूरा रगड़ देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे कोई गलत चीज मत कर देना वहाँ पे, कि बात कर रहे हो किसी से अपने दोस्तान निभा रहे हो, भाई मारेंगे बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं वो, ठीक है ना। आपसे बैग अलग रखवा देते हो, फोन अपने बैग में रख देना, ठीक है। क्योंकि जब हम गए थे, हमसे उन्होंने जाते हमारा बैग छीन गया था, अपने बैग में उन्होंने कहा जो भी तुम्हें सामान खाने पीने निकाल दो, अपने डॉक्यूमेंट ले दो, बाकी सब वहाँ रखे हो। तो मतलब भारतीय ग्राउंड में जगह बनाई थी सभी कैंडिडेट के लिए, वहाँ पे अपना बैग हम रख के आ गए। तो फिर लास्ट तक हम लास्ट में जाके बैग हमें मिला, ठीक है ना। काफी स्ट्रिक्ट थे वहाँ का माहौल, तो काफी इन्वायरमेंट अच्छा था, ऐसा नहीं था कि मतलब बच्चे मजे कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। काफी स्ट्रिक्ट बना रखा था उन्होंने, तो BSF वालों ने, ठीक है। फिर जैसे हमने फॉर्म भरे, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए, हमारा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो गया, फिर हमें ले गया उसके लिए रनिंग के लिए। भाई रनिंग आप ये मानो रनिंग हमारे लास्ट में हुई, क्योंकि हमारा जब बैच था सबसे लास्ट का था, ठीक है ना। हमारी रनिंग हुई शाम को, और रनिंग ऐसा हो गया था, मतलब पैर ऐसे हो गए थे हमारे बैठे बैठे ही, कि वो उठने भी नहीं दे रहे थे, वो हम टहल भी नहीं सकते थे, ठीक है ना। मतलब ऐसा उन्होंने कर दिया था हमें जान बुझ के कि देखते हैं कितनी कैपेसिटी कितनी होंगी। फिर जब लास्ट में रनिंग हुई हमारी, तो एकदम से वो आई कि चलो अब आपका चांस है रनिंग का, स्टार्ट हो जाओ। तो उन्होंने क्या करा, ग्रुप बना दिया, ग्रुप में डिवाइड कर दिया, 15-20 हमारा ग्रुप था, उसमें डिवाइड कर दिया हमने। फिर हमें रनिंग कराई उन्होंने, ठीक है ना। तो हम 20 से 25 थे ऐसी एक साथ भागे थे हम, 2 ग्रुप एक साथ भागे थे हम। और रनिंग का अगर बात करें भाई, रनिंग का अच्छा ग्राउंड है वहाँ पे, मतलब ये मट्टी में भगवाएंगे आपको, ऐसा कुछ नहीं है। आपके तीन राउंड लगवाते हैं वो। तो मेरा टिग्री कैंप पड़ा था, टिग्री का जो है ना दिल्ली में ही है वो सेंटर, साकेत मेट्रो के पास है, तो मेरा दिल्ली में ही पड़ा था टिग्री कैंप पे। तो वहाँ पे जाके जब मेरा हुआ तो रनिंग स्टार्ट हुई, तो ऐसा कुछ नहीं था, बहुत ही अच्छा ग्राउंड है, ठीक है। जो उसके ट्रैक है, कॉन्क्रीट का ट्रैक है, तो ठीक है, बाहर को दिक्कत नहीं आएगी रनिंग में आपको, तो क्लियर है। तो फिर जब उसमें क्या होता है कि उन्होंने 3 राउंड लगवाए थे हमसे, एक राउंड का 533 पॉइंट कुछ करा था, तो 3 राउंड में आपके 1600 मीटर उन्होंने कंप्लीट ऐसे मतलब अपना मेंटेन कर रखा था, 3 राउंड में 1600 मीटर खत्म करनी है आपने, ठीक है ना। तो 3 राउंड लगवाए गए ग्राउंड के,
तो आसानी से मार देते, ठीक है ना। उसके बाद हमारी जब जैसी रनिंग हो गई, मुश्किल से मुश्किल आप ये मान लो 5 मिनट का भी टाइम दिया होगा, 5 मिनट के बाद तुरंत ही उन्होंने क्या करा कि दूसरे ग्राउंड में हम दे गए और दूसरे में हमारी उन्होंने लॉन्ग जंप हाई जंप कराई। पहले उन्होंने हमारी लॉन्ग जंप कराई, ठीक है। फिर लॉन्ग जंप जैसे हुई हमारी, लॉन्ग जंप में 3 चांस मिले, मैंने तो फर्स्ट चांस में मार दिया था। फिर जैसी लॉन्ग जंप कंप्लीट हुई, फिर हमें हाई जंप के लिए गई। हाई जंप कहाँ पर कराई गई हमारी, ग्राउंड वही था, उसके साइड में एक ऐसे मान लिया यहाँ पे हम रनिंग कंप्लीट हुई तो इस ग्राउंड में हम वहाँ गए यहाँ पे लॉन्ग जंप के लिए, फिर इसके इस तरफ ही हमारा हाई जंप का बना रखा था। तो हम हाई जंप में आकर हाई जंप करने के लिए आए, तो वहाँ पे हम 3.5 फीट की हाई जंप थी, बड़ी आसानी से लग गई, कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है ना। बस आपके थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, अगर आपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर रखी है, आपने मान लो 20 दिन प्रैक्टिस कर ली लॉन्ग जंप हाई जंप की, तो आसानी से मार दोगे आप। इतनी हाई फाई नहीं है, ठीक है ना, हाई तो आप अच्छे से कर दोगे। तो उसके बाद सारा प्रोसेस हमारा होने के बाद हम बच गए कम से कम 4 साढ़े 4 बज गए थे शाम के, ये होते होते। उसके बाद भी अभी एक टेस्ट बाकी था, जो कि कौन सा टेस्ट है हमारा, हमने क्या बताया आपको, जो फिजिकल है हमारा PST PT DV, अब बचा क्या हमारा डिक्टेशन टेस्ट, अब बच गया हमारे ये, ठीक है ना। क्योंकि जो कैंडिडेट सारा पास करके आया है, ठीक है, उसको ये भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसने क्या करा कि अब जितने भी हमारे शुरू से लेकर एंड तक जितने भी मतलब जो कैंडिडेट पास हुए थे रनिंग में, सब में रनिंग लॉन्ग जंप हाई जंप में, उन सबको इकट्ठा बिठाते ग्राउंड में, अलग ग्राउंड में ले गए। फिर हमको हमें ग्राउंड के चक्कर कटवाते रहे, दिमाग खराब कर दिया उन्होंने। फिर अलग ग्राउंड में ले गए, वहाँ पे जाकर उन्होंने पूरे ग्रुप में हमें बिठा दिया अच्छे से, मतलब पूरा भर के ग्राउंड है ना वो लाइन में। वहाँ बिठाने के बाद उन्होंने क्या करा, डिक्टेशन टेस्ट लिया। वो टेस्ट लिया कैसा, उन्होंने हमसे एक कार्डबोर्ड मंगवाया था घर से, एक कार्डबोर्ड लेके आना अपना, है ना, जैसे पेपर में जाते हो गत्ता लेके जाते हो ना पेपर देने के लिए, ऐसे कार्डबोर्ड था वहाँ पे। तो उन्होंने कार्डबोर्ड हमसे मंगवाया और उन्होंने क्या करा कि एक हमको शीट दी थी, ठीक है। और वो क्या करते हैं कि हम एक ना पैराग्राफ के फॉर्म में बोलते हैं, मान लो कोई टॉपिक है, मान लो योगा था, तो हमें तो योगा मिला था, योगा टॉपिक था हमारा। तो उन्होंने योगा के ऊपर ही कम से कम 2 से 3 पैराग्राफ उन्होंने बोले अपने ओपन, जितना मतलब उनको वर्ड लिखवाने हमें कॉपी में, उतने उन्होंने मतलब पैराग्राफ में डिवाइड कर रखे थे उन्होंने, तो वो उन्होंने बोले हमसे। हाँ, और लेकिन बोल इस तरीके से बहुत ही फास्ट बोल देते हो। ऐसा नहीं है कि मान लो आप अपने फ्रेंड आपके बगल में बैठा है कि हम तो कॉपी में देख लेंगे, देख कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं, आपको टाइम तक नहीं मिलता, क्योंकि वो इतने फास्ट बोलते, इतना आप देखोगे इतना दूसरा वर्ड बोल देंगे, इसलिए, ठीक है ना। तो बहुत ही फास्ट बोलते, बहुत ही स्ट्रिक्ट था मामला वहाँ पे, फटाफट जल्दी जल्दी बोले जाते हो। आपने बस लिखना था, ध्यान अपने कॉपी में रखना था, जहाँ आप दूसरे को नियर मारी वहीं आपका अपने छुप जाएगा, ऐसा उन्हें जानबूझ के ऐसा कर रखा था। और जैसे उन्हें मतलब बोलना पैराग्राफ बोलना स्टार्ट करा, हम लिखते गए। लिखने के बाद जैसे कि हमारा कंप्लीट हुआ तो उन्हें इंस्ट्रक्शन हमको ये दे दी थी कि जैसे आपका कंप्लीट हो आप अपने दोनों हाथ कार्डबोर्ड समेत ऊपर कर लेना, हम अपने पाएंगे, आपका पेपर निकाले कार्डबोर्ड से ले जाएंगे, और जिनने ऊपर नहीं करा उसका पेपर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो डर के हमारा सबने जैसे कंप्लीट हुआ, सबने पेपर हाथ अपने कार्डबोर्ड ऊपर कर दिया, वो अपना आके लेके चले गए, ठीक है ना। फिर लेकिन हमें रिजल्ट नहीं बताया हमने, तो ये भी फिर हमें डाउट रहा कि यार पता नहीं क्या होगा, डिक्टेशन में पास होंगे नहीं होंगे, क्योंकि जब हमारा रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट आया था उसमें भी हमारा स्कोर कार्ड नहीं बताया था, ठीक है ना। वो तो क्वेश्चन पेपर मिलता है तो उसके हिसाब से हमने थोड़ा काउंट करा था। फिर डिक्टेशन के बारे, फिर डिक्टेशन हमारा हो गया, हमको घर भेज देगा जी, जैसे डिक्टेशन हुआ हमको कह देगी जब घर जाओ आपका हो गया। हमको डिक्टेशन का डेट नहीं बताया उन्होंने, वो बाद में मतलब जब रेट तभी आएगा, क्योंकि जब इसके बाद क्या होता है मेडिकल होता है। अगर मान लो आपका मेडिकल एडमिट कार्ड नहीं आया तो इसका मतलब ये हो गया आप डिक्टेशन में फेल हो गए हो, ठीक है ना। अगर मान लो आपका मेडिकल का एडमिट कार्ड आ गया मतलब डिक्टेशन में पास हो गए हो, सिंपल सी बात है। तो फिर इसके बाद जब फिजिकल तो हो गया, तो फिजिकल का प्रोसेस काफ़ी अच्छा था, काफ़ी बड़ा था, दिमाग खराब हो गया था भाई, सुबह से लेकर शाम तक खाली पेट बैठना दिमाग खराब हो जाता है ना। हमको लग बात है फैसिलिटी है कैंटीन की, लेकिन अब वही ना रनिंग होनी है, हमें क्या पता कब करा दे वो, अभी हम खाना खा लें, अभी रनिंग करा दे, फिर हमसे भागन जाएगा, तो इस लालच से हम खा भी नहीं पाए थे। इसके पहले रनिंग हुई तभी आराम से खाएंगे रनिंग के बाद, ठीक है ना। इस वजह से हम तो जो मतलब थोड़ा बहुत फ्रूट लाए थे, फ्रूट्स वगैरह लाए थे, थोड़ा बहुत भाई खा लिए थे, बाकी कुछ हमने खाया नहीं था वहाँ पे। फिर हमारी रनिंग वगैरह सब हो गई, डिक्टेशन टेस्ट हो गया, तो उन्होंने कहते कि जाओ अब आप जाओ घर पे। उसके बाद क्या हुआ कि हमारा उन्होंने जब मेडिकल हुआ हमारा, फिर मेडिकल का एडमिट कार्ड आया हमारा, तो इसका मतलब जब मेडिकल गया, मेडिकल में हमारा डिग्री कैंप ही पड़ा। सबसे बड़ी बात देखो, हमारा फिजिकल भी डिग्री कैंप में ही हुआ, डिग्री का जो है, और मेडिकल भी हमारा वहीं पड़ा। तो मेडिकल कैसे हुआ हमारा भाई, मेडिकल का काफ़ी अच्छा प्रोसेस है, आपको पूरा फिजिकल में बता दिया कैसे कैसे हुआ मेरा। फिर मेडिकल में क्या हुआ कि जब हमारे एडमिट कार्ड आया, वही सेम रिपोर्टिंग थी, सुबह 7 बजे की रिपोर्टिंग थी, क्योंकि आप पता है जो डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, ठीक है ना, काफ़ी अच्छा होता है वो, 2 दिन का होता है, काफ़ी एक में 2 दिन का प्रोसेस बताया गया था।
लेकिन आप ये मानो मुझे इसमें कम से कम 10 से 15 दिन लग गए थे। वो क्यों लगे थे मैं बताता हूँ आपको। जब हमारा मेडिकल हुआ था तो मेडिकल में हमें सुबह सुबह हमारी रिपोर्टिंग कराई हमने हमारी उन्होंने, तो हमारी एडमिट कार्ड से एंट्री हुई। एडमिट कार्ड से एंट्री करने के बाद एक आईडी होते हैं देखी, फिर हमको क्या करा भाई रोल नंबर वाइज बिठाया, अंदर ले गए, हमसे फॉर्म भरवाए, दुनिया भर के फालतू के फॉर्म भरवाते हैं। वही जो हमारे बताई थी उन्हें टाइम हमारी जो फाइल तैयार करी गई थी वही मतलब उसी में फॉर्म कुछ और अटैच करें, ठीक है ना। एक तरह से मतलब भरवा थी कि आपकी मेडिकल के टाइम पे आपको कोई बीमारी तो नहीं है, तो उस पर राइट और रॉन्ग कराओ, है ना, टिक करो कि आपको अगर आपकी बीमारी है तो उस पर राइट कर दो, नहीं तो रॉन्ग कर दो, ऐसे मतलब उस पर टिक करना है। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्म थे। तो हमने तो भाई हम बीमारी क्यों दिखाए, मान लो किसी के हो तब भी वो नहीं करेगा, मतलब तो वैसे डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो सबने फटाफट अपना नो करके फॉर्म को साइड में रख दिया। उसके बाद आपने डिटेल भरी गई, फैमिली डिटेल होती है आपकी फैमिली में कितने मेंबर से, तब है ना भरी जाती है, तो मेडिकल टाइम पर आप सब जानते ही हैं। फिर वो भरवाई गई हमसे। उसके बाद भाई धीरे धीरे जब हो गया तो 2 घंटे तो पहले हो गए थे हमारे, फिर हमारा मेडिकल स्टार्ट हुआ, हमारा उन्होंने मेडिकल स्टार्ट किया। तो स्टार्टिंग में तो पहले दिन तो देखो ज़्यादा कुछ नहीं होता, केवल आपका जब मेरा हुआ था मेडिकल, तो वही ग्रुप में डिवाइड कर दिया था हमको, और 10 का ग्रुप होता है इसमें, ठीक है ना। कोई मेडिकल टाइम पे एक बार में इतने कैंडिडेट नहीं बुलाते, वो इतने बुलाते हैं जितने कर सके। तो 10 के ग्रुप था, है ना, हमारा बना दिया था उन्होंने। तो 10 लोग एक लाइन में खड़ा कर दिया था। फिर उनको अपने जो ऑफिसर थे उनके पास भेज दिया गया, जो डॉक्टर थे। फिर वहाँ हम गए। तो सबसे पहले जब स्टार्ट हुआ मेडिकल हमारा, तो इस पहले दिन तो हमारा ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, उन्होंने केवल हमारा ब्लड टेस्ट करा, हमें ले गए वो हॉस्पिटल ले गए, ठीक है ना। तो जब हमें हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल में हमारा ब्लड टेस्ट हुआ और चेस्ट का एक्सरे हुआ था हमारा। ये 2-3 चीज़ हुई थी, और यूरिन टेस्ट हुआ था। 3 टेस्ट हुए थे हमारे फर्स्ट डे में। फिर सेकंड डे क्या हुआ, सेकंड में हमारा फिर पूरा जो प्रॉपर जो बच गया था, क्योंकि वगैरह जो चेकअप होता है, कैरी एंगल का चेकअप होता है, वो सब वो हमारा। तो स्टार्टिंग में नौकरी चेक हुई। तो भाई नौकरी में क्या हो गया कि मुझे तो सही से खड़ा नहीं हुआ है। खड़ा जब हुआ मैं, उन्होंने कहा था पैरों को 45 डिग्री पे खोल दो, है ना, मिलाओ 45 डिग्री पे। क्योंकि जैसे खुला भाई मेरे उठने मिल गए, दिमाग खराब हो गया। अब क्या हुआ था, थोड़ी इसकी टेक्निक होती है खड़े होने की भी, मान लो अगर थोड़ा उठने मिल भी रहे हैं तो आप थोड़ा स्ट्रेच करते हैं पैरों को पीछे तो हो जाता है। लेकिन उस टाइम क्या हुआ, मुझे हमसे आईडी में थोड़ा होपलेस हो गया उस टाइम, है ना, मेरे पास ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से बस दिमाग खराब हो गया। मेरे को उसने मेडिकल में नौकरी में पॉइंट दे दिया, वो पहला पॉइंट नौकरी का मिल गया। मैं तभी मतलब सर में दर्द होने लग गया, मैं गया अब क्या होगा। तो कोई बात नहीं, देखते हैं कभी कटेगा, आगे कटवाएंगे पॉइंट। फिर आपका कैरी एंगल चेक हो, भाई कैरी एंगल बहुत अच्छे चेक करते थे वो, मतलब इतनी बड़ी वो क्या कहते हैं स्केल होता है, स्केल से चेक करते थे। ये नहीं कि ऐसे ऐसा हाथ में उड़ के चेक ऐसा कुछ नहीं होगा, इस प्रॉपर स्केल से चेक करते हैं कैरी एंगल आपका। अगर आप कैरी एंगल है तो भाई पकड़ लेंगे वो, है ना, वो ऑफिसर से वो सब जानते हैं, वो आपकी चालबाजी सब निकालते हैं एक बार में, कितने भी आप शातिर हो, ठीक है ना। तो फिर कैरी एंगल मेरा चेक करा, तो मेरे कैरी एंगल तो प्रॉब्लम नहीं थी। उसके बाद सब उन्होंने वेरिकोस वेन्स वगैरह, डीएनएस का पॉइंट नाक में होता है वो चेक करा, है ना, और भी काफ़ी चीज़ चेक करी, ठीक है। फिर उन्होंने फ्लैट फ्रूट चेक करा, है ना, सब चेक करा था, चेकअप हुआ। फिर लास्ट में क्या मैं मतलब पूरा मैं मेडिकली फिट हो गया था। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, जब आई साइड का चेकअप, आई साइड में क्या होता है 3 चीज़ का चेकअप होता है। एक तो आपके क्या नाम में है फार विजन का होता है, एक नियर विजन होता है, एक कलर ब्लाइंडनेस का होता है। तो पहले उन्होंने क्या करा, हमारा कलर ब्लाइंडनेस चेक करी। तो कलर ब्लाइंडनेस जब चेक करी उन्होंने, कलर ब्लाइंडनेस में पूरी एक बुक आती है, पूरी एक मोटी, वो जल्दी जल्दी पढ़वाते हैं। वो ये नहीं कि ये क्या फटाफट पढ़वाते हैं, आपको कलर पहचान में होते हैं, या फिर इसमें ड्राइंग बनी होती है, आपको ड्राइंग में मुझे ऐसे करके दिखानी होती है कि ये ड्राइंग कैसे किस तरह से बनी हुई है। तो ऐसे बुक होती है वो, ठीक है ना, वो आपने पूरी बतानी है। उसके बाद आपका नियर विजन का होता है। नियर विजन में क्या होता है, आपका वो पढ़वाते हैं आपको, है ना, नॉर्मल डिस्टेंस से 25 सेंटीमीटर जो मांगते हैं, वहाँ से पढ़वाने के बाद फिर होता है भाई फार विजन का। भाई सबसे ज्यादा बच्चे फार विजन में भाग रहे हैं। मैं खुद फार विजन में पॉइंट बन गया था, वो 2 पॉइंट, एक तो मेरा नौकरी का पॉइंट बना था, एक मेरा फार विजन का पॉइंट बना था, ठीक है। फार विजन में पढ़वाते हैं वो, बहुत ही दिक्कत हुई थी मेरे को, क्योंकि ऐसा होती है, क्योंकि ना ये कहते हैं कि जो आपका आई को जो दे रखा था कि जो राइट आई और लेफ्ट आई के बारे में बता रखा था कि अगर मान लिया आप राइट हैंडेड पर्सन हो, राइट हैंडेड, तो आपकी जो राइट आई है वो आपके बेटर आई होनी चाहिए। बेटर आई कैसी, मतलब 6/6 होनी चाहिए। और अगर आप लेफ्ट हैंडेड पर्सन हो तो आपकी जो लेफ्ट आई है वो 6/6 होनी चाहिए, और राइट आई आपकी 6/9 चल जाएगी। मतलब जो आपकी बेटर आई है 6/6 होनी चाहिए, और जो आपकी वर्स आई है वो 6/9 चला लेंगे। ऐसा दिक्कत होगी मेरे को, क्योंकि जब चेक करा तो मेरी दोनों आई जो थी, मेरी दोनों ही 6/9 निकली। क्योंकि जो चार्ट होता है ना, सबसे जब जैसे आप जानते हैं कि जब आप आई का चेकअप कराते हैं, जब चार्ट होता है पढ़ने, सबसे नीचे लास्ट की लाइन होती है वो 6/6 की होती है। तो सबसे ज्यादा वही पूछते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे उसी में अटकेंगे, है ना। तो रैंडमली ये पूछते हैं, सर्जन ले पूछते हैं।
तो कई बार कोई चीज़ याद कर लेते हैं, लेकिन वो रैंडमली जब फास्टली पूछते हैं कि वो पकड़ के लेता है क्या ऐसे याद कर रखा है, और फिर वो चार्ट चेंज कर देते हैं। तो भाई बहुत दिक्कत हुई थी। फिर उन्होंने क्या करा कि चार्ट चेंज कर दिया, नीचे एक लाइन पड़ा हुआ तो वो पढ़ ही गई, जो लास्ट सेकंड लाइन थी वो तो पढ़ ली थी, लेकिन लास्ट लाइन पढ़ने में बहुत दिक्कत, इसके तो पॉइंट बना दिया मेरा, पार गेंद गई पॉइंट बना दिया। उसके बाद फिर जब मिला 2 पॉइंट बन गए, फिर मेरे 24 घंटे के अंदर ही दोबारा रीमेडिकल कराया गया, ठीक है ना, 24 घंटे के अंदर ही। तो काफ़ी दिक्कत हुई, क्योंकि पहले क्या होता है कि 1 महीने का टाइम मिलता था कि आपको 1 महीने का टाइम है, आप थोड़ा अपना जो भी आपको पॉइंट मिला तो आप उसको सही करके आ सकते हो, डॉक्टर को दिखा सकते हो। लेकिन भाई 24 घंटे में मैं क्या ही कर लेगा, है ना, ऐसा कुछ है नहीं। अब मेडिकल भाई मेडिकल तो ही प्रॉब्लम, क्या ही कर सकते हैं। फिर हम दोबारा गए रिव्यू मेडिकल में गए, री-मेडिकल 24 घंटे बाद। तो वो फिर हम गए उसी डिग्री के पे गए, वही डिग्री के पे क्या करा उन्होंने, हम सारे बंदों को, हम कम से कम 6 थे एक साथ, जिनको री-मेडिकल आँखों में काम आपका ही मिला था ना, क्योंकि किसी का रेंजनेस था, किसी का मतलब फार रीजन था, है ना, किसी का स्पेंट आई का होता है, एक स्पेंट आई होती है। स्पेंट आई मतलब जो महंगापन होता है वो पहन के करते हैं ना, ऐसे करके आपको यूज दिखाते हैं, आप ऐसे करते हैं, फिर ऐसे मतलब पूरे घुमाते वो घुमाते हैं स्पेंट आई में, चेक करते हैं कि आपकी जो आई बॉल है वो घूम रही चारों तरफ नहीं घूम रही। उसके बाद जब हो गया हम गए अंदर, फिर हमें एम्बुलेंस से भरा, उन्होंने अच्छे से मतलब पैक करा एम्बुलेंस में, 5-6 बंदों को अंदर पटक के ले गए जी, एक हॉस्पिटल ले गए। हम डर गए, मैं कहा कहाँ ले जा रहे हैं यार हमको। फिर उन्होंने हॉस्पिटल में ले गए हमको, हॉस्पिटल में जाके उन्होंने फिर एक PSF को हॉस्पिटल है RK पुरम में, है ना, RK पुरम में ही है वो, बीकच्ची कामा प्लेस के पास, कोई वो मेट्रो के पास ही है, ज़्यादा वॉकिंग डिस्टेंस नहीं है वहाँ से मेट्रो से। तो वहाँ पे हमको ले गए थे वो। तो भाई वहाँ पे फिर उन्होंने चेकअप करा, क्योंकि ऐसा हुआ था कि जब हम गए ना वहाँ पे, तो हमसे पहले जो हम री-मेडिकल मिला हुआ है कैंडिडेट को, वो हमसे पहले अगर लाइन लगा खड़े हुए थे, वो एक हफ्ते पहले के आए हुए थे, उनका नंबर ही नहीं आया था, क्योंकि वहाँ के डॉक्टर थी वो बहुत डिले कर रही थी, वो खाली दिन में 1 घंटे के लिए आती थी सुबह सुबह, वो बच्चे इतने सारे होते थे, तो मतलब वो एक 10 से 12 लोग करती थी, वो निकल जाती थी टेस्ट हो। तो काफ़ी प्रॉब्लम फेस करने को मिल गई, इसी वजह से डॉक्टर की वजह से हमें बाद दिन तो 24 घंटे का टाइम दिया था, लेकिन हमको लग गए कम से कम 10 दिन लग गए, क्योंकि जब हमसे पहले ग्रुप था उन्हीं का पूरा नहीं हुआ, तो हमारा कब कैसे ही होगा, क्योंकि पहले हमको कम्प्लीट होगा जो पहले आए हुए जिनको री-मेडिकल पहले डेट मिला हुआ है, फिर हमको मिला बाद में। इसलिए फिर जब हमारी बारी हुई फिर हम गए ना, तो भाई मतलब 10 से 15 दिन लग गए थे हमको जाने में, वहाँ पे हमारा नंबर आने में। जब हमारा नंबर आया फिर हमने अपने दिया टेस्ट, तो मेरा नौकरी का पॉइंट तो मेरा कट गया था वहाँ पे, क्योंकि नौकरी मेरी इतनी नहीं थी, बाद में थोड़ा मैं सही कर लिया। तो नौकरी ने कहा आपकी नौकरी नहीं है, आइडेंटिफाई नहीं हुई, नौकरी का पॉइंट मेरा वहीं कट गया था। लेकिन फिर जब हम आई सर के चेकअप करा, तो भाई वहाँ तो दिमाग के ऐसा हिल गया, मतलब अंदर वो मशीन थी लेकर चेक करा दिया, और डिस्टेंस इतनी ज़्यादा हाइट थी, मतलब कुछ दिखा ही नहीं वहाँ, तो ऐसा मतलब कहाँ बिठा दिया मेरे को समझ नहीं आता मेरे को। फिर उन्होंने फार दिन चेक करा, मतलब फिर उसमें कोई दिक्कत हो गई, मेरे को नहीं कर पाया, वही लास्ट टाइम दिक्कत आ गई, डिस्क्वालीफाई हो गया। फिर उन्होंने कुछ नहीं करा मेरे को, आप मैं डाल दूंगा वीडियो के बीच में जो मेरा डिस्क्वालीफाई का जो उन्होंने री-मेडिकल का दिया था बेनिफिट का, मैं उसमें शो कर दूँगा, आप देख लेना कैसा था वो, ठीक है। अब मैं एडिट कर डाल दूँगा मैं वीडियो में ही, फर्स्ट सेकंड थर्ड पेज का, ठीक है ना। तो फिर मेरे को री-मेडिकल दे दिया, तो मैं फिट हो गया वहाँ से। तो फिर मैं लास्ट में बाहर हो गया आकर, काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मेहनत करी थी। फिर कोई उस टाइम क्या होते हैं डिक्टेशन के मार्क्स ही बता दिए गए थे, है ना। मेरा डिक्टेशन में 42.5 मार्क्स थे आउट ऑफ 50, तो अच्छे मार्क्स है, मतलब इतने बुरे भी नहीं है। 50 में से अगर आपका 42 नंबर आ रहे हैं, 45 तो ठीक ठाक है। तो मेरे इतने आगे थे, 150 ऐसे कुछ करके मेरे रिटर्न में बैठ रहे थे, है ना। कुल मिला के मतलब ये मान लो आप बैठ रहे थे मेरे अपन, इसकी ना जो टोटल कट ऑफ होती है वो 250 में से बनती है, 50 नंबर डिक्टेशन के ऐड होते हैं और 200 नंबर के रिटर्न के होते हैं। तो मतलब वही 190 करीब ऐसे बन रहे थे। उसकी फाइनल कट ऑफ भी कितनी गई, जिसके मतलब 175 के आसपास गई थी, जनरल कैटेगरी थी। तो मतलब ठीक मार्क्स से अगर मेरा मेडिकल हो जाता तो हो जाता कुछ चांसेस थे, कोई बात नहीं हुआ तो देखेंगे आगे। तो फिर यही प्रोसेस था, काफ़ी अच्छा था, है ना। तो अब दोबारा वैकेंसी आई, तो भाई पिछली बार तो वैकेंसी कम से कम ज़्यादा थी, आर की कम से कम 1300 कुछ वैकेंसी थी, और RM की भी मतलब 300 कुछ वैकेंसी थी RM की भी। लेकिन ये बात भाई वैकेंसी कितनी कर दी, 200 तरफ पोस्ट आती RO की दे दी, और 30 वैकेंसी थी RM की। इसमें भी कैटेगरी डिवाइड होगी, अब कितनी जनरल कितनी, AWC कितनी, ठीक है ना। तो भाई कॉम्पिटिशन बार हाई होने वाला ही है। तो कम हमें मतलब टारगेट रखना है कि जो फॉर्म भर रहा है, तो भाई अपना रखना है कम से कम 150 प्लस मार्क्स तो आप गेन करोगे इसमें, ठीक है ना। क्योंकि जब आपका होगा कम से कम, अगर आपके डिक्टेशन में 40 आप आ गए, किसी के 30 है, तो मतलब ये देखिए अगर 250 में से 180 प्लस आपके बन रहे हैं,
तो मतलब आप थोड़ा फाइट में आ जाओगे, क्योंकि इस बार कंपटीशन हाई होने वाला है ना। पिछली बार तो फॉर्म भी मतलब ठीक ज़्यादा नहीं आया था, ये बार आप देख सकते हैं, क्योंकि जो बंदे फाइनल मैच में आउट हुए हैं तो इस बार वो भी भरेंगे, तो आप कौन से कॉम्पिटिशन होगा, ठीक है ना। तो दिक्कत तो नहीं है, कंपटीशन ज़्यादा है इस बार। तो ये सब पूरी इन्फॉर्मेशन दे इसके बारे में आप देख लीजिए, ठीक है ना। मैं साइड जाता हूँ एक बार, ठीक है। अगर आपने स्क्रीन शॉट लेना उसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, ठीक है। आप देख लीजिए, ये पूरा प्रोसेस था आपका शुरू से लेकर एंड तक का, मैंने पूरा आपको बता दिया भाई, क्योंकि मैंने पर्सनली फेस करा है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, आपको कोई इसमें वो नहीं कि मैं आपको बना रहा हूँ, पागल बना रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। जो जो मेरे साथ हुआ मैं सब बताया आपको, A to Z इन्फॉर्मेशन दे दी। बाकी अगर आपको कोई वीडियो चाहिए, जैसे पूरी डिटेल फिजिकल की चाहिए, डिटेल मेडिकल की चाहिए, मैं क्या क्या चेक करा, क्या क्या पॉइंट चेक करे, कैसे पॉइंट बनाए, किस चीज क्या चेक कर रहे थे, तो भाई डिटेल वीडियो में लेके आ जाऊंगा। अगर आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है ना। तो मैं उसकी भी वीडियो लेके आ जाऊंगा। और रिटर्न अभी आने वाला है दोबारा से, तो आप उसकी तैयारी में लग जाओ, ठीक है ना। और बाकी किसी वीडियो की अगर आपको कोई उसको चाहिए टॉपिक तो आप कमेंट बॉक्स में आप डाल देना, मैं देख लूँगा और आपके लिए बना दूँगा वीडियो। फ्रेंड्स ये सब तो आप देख लीजिए, आपका पूरा प्रोसेस था। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे। तो अगर अच्छी लगे तो भाई आप कुछ नहीं बस कुछ मत करना, एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर चैनल सब्सक्राइब कर देना। और अगर अच्छी लगे तो शेयर कर देना ये वीडियो, ठीक है ना। काफ़ी मतलब वीडियो बनाने का ऐसे लगती है ना आधे घंटे वीडियो में कम से कम 1.5 घंटे टाइम लगता है, पूरा सेटअप तैयार करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, ठीक है ना। तो मैंने पूरा आपको रिव्यू दिया अपना कैसे कैसे हुआ था यहाँ पे, तो आप देख लीजिए ये सब था। ओके बाय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब मार देना चैनल को भाई, ठीक है ना। और शेयर कर देना, जल्दी सब्सक्राइब बढ़ा दो अपने भाई के, फिर आगे और अच्छी अच्छी वीडियो आएगी, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच, बाय।